गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी सेकेंड यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। और सेकेंड यूनिट के अंदर पहला लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम आज स्टडी करेंगे। देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या इसके फंक्शन है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है चलिए देखिए, पहले तो बात करें सिस्टम की। बात करते हैं हम। भाई सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है बेटा? एक सॉफ्टवेयर से, दूसरा हार्डवेयर से। ठीक है, देखिए यदि आपने कंसेप्ट में दिमाग में बैठा लिया तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं कहता हूं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? सेट ऑफ द प्रोग्राम्स। क्या होता है बेटा? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कई प्रोग्राम्स के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है बेटा? यानी सिस्टम का वह भाग जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। यानी दैट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम विच वी कैन फिजिकली टच इज नॉन एज द हार्डवेयर। इतना समझ में आ गया बेटा? सॉफ्टवेयर समझ में आया? सेट ऑफ द प्रोग्राम्स इज नॉन एज द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या हो गया? दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम विच वी कैन फिजिकली टच इज नॉन एज द हार्डवेयर। ठीक है, आप दोनों चीज देखो, मैं हिंदी में भी बताता हूँ, इंग्लिश में भी बताता हूँ, क्योंकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो अब भाई सॉफ्टवेयर भी हो गया, हार्डवेयर भी हो गया, सिस्टम का। अब इसको मैनेज कैसे किया जाए? भाई इसको मैनेज भी करना जरूरी है। तो मैनेज करने के लिए हमको क्या होगा, किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी? अब इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कैसे? अभी वही देखेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में अब मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है बेटा, अब भाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। अब इसको मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो पहले तो आप देखो, थोड़ा इमेजिन करो, आप सिस्टम ऑन करते हो नहीं करते हो? तो पहले जब बूटिंग चलती है तो उसमें हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? हार्डवेयर के बारे में। फिर अचानक से विंडो खुल जाती है, खुलती है नहीं खुलती है? उसके बाद आपका आइकन शो होते नहीं होते? तो पहले आपके हार्डवेयर के बारे में बताया, उसके बाद आपकी विंडो खुली, ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो ओपन होता है, उसके बाद आप आइकन डेस्कटॉप पे आते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मैनेज किसके द्वारा हो रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कि सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है, क्या करता है? मैनेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट प्रोग्राम विच मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम। एक डेफिनेशन यही हो गई नहीं हो गई? बताइए, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। भाई आप सिस्टम पे बैठे हो, ठीक है, आप सिस्टम पे बैठे हो, देखिए सिस्टम पे बैठे हो, सिस्टम में टाइप किया आपने, लेकिन कंप्यूटर तो आपकी भाषा समझता नहीं है। भाई आपने टाइप किया, अब लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा? वो तो भाई एक ही भाषा जानता है, बाइनरी, है ना? बाइनरी नंबर जानता है, 0 और 1 की कोडिंग जानता है। किसकी? 0 1 की कोडिंग जानता है। तो भाई अब कुछ ना कुछ किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? भाई सिस्टम के पास गई इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसके द्वारा प्रोवाइड होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सब ऐसे सोचो कि भाई मैं हिंदी में बोल पाता हूँ, सामने वाला उर्दू उर्दू नहीं, पंजाबी माना स्पेनिश समझता है। कैसे? स्पेनिश। तो बीच में एक ना एक पर्सन ऐसा होगा जो आपकी हिंदी को स्पेन में चेंज करे। कैसे? स्पेनिश लैंग्वेज में चेंज करे, तभी तो दूसरा समझ पाएगा। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक वह प्रोग्राम होता है जो कि यूजर, यानी कि जो कार्य कर रहा है, और हार्डवेयर के मध्य में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के मध्य में, क्योंकि आपने टाइप किया लेकिन कंप्यूटर को नहीं मालूम कि आपकी भाषा किस भाषा में, तो उस भाषा को चेंज करने के लिए वो उसने किसका यूज किया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक प्रोवाइड कराएगा इंटरफेस, जिसके द्वारा क्या होगा, आपकी जो भी लैंग्वेज है वो कैसे किसमें अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो भी जिसमें वो समझता है, भाई आपने क्या कहा, ठीक है, तो वह भाषा किसके द्वारा चेंज होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको वो इंस्ट्रक्ट करेगा सिस्टम को, ठीक है, यानी दिशा निर्देश वही करेगा आपके, ठीक है, समझ में आया। तो कह सकते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के मध्य में एक इंटरफेस का कार्य करता है। इतना समझ में आ गया बेटा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम होता है जो कि क्या करते हैं, रिसोर्सेज, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। पहली डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कि यूजर और हार्डवेयर के मध्य में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, समझ में आ गया, बताइए। चलिए अब देखते हैं मैं, अब सपोज दैट ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके एप्लीकेशंस भी कनेक्ट है, ठीक है, कीबोर्ड भी कनेक्ट है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, मेमोरी, प्रोसेसर, ETC, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही तो ये सब कनेक्ट है, किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही, ठीक है। तो भैया जो सारे मैनेज किसके द्वारा हो रहा है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही सब कुछ मैनेज हो रहा है। सिस्टम का सब कुछ मैनेज किसके द्वारा हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज हो रहा है। समझ में आया इतना, बताइए भाई। सारे से सारे जो रिसोर्सेज हैं वो किसके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लो बेटा, फंक्शन ऑफ OS, ठीक है। पहला देख लेते हैं फाइल से देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि मेमोरी को कैसे मैनेज करोगे, है ना, ठीक है। तो समझ लो सिस्टम है आपके चल रहा है, ठीक है। अब कई प्रोग्राम रन हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, ठीक है। अब भाई किस प्रोग्राम को मेमोरी चाहिए, ठीक है। भाई कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके लिए मेमोरी आवश्यकता होती है। वो रैम में इंस्टॉल होता है पहले रन करते तब, तो किस समय कितनी मेमोरी, ठीक है, उस प्रोग्राम के लिए चाहिए, ठीक है, और कितने समय के लिए चाहिए, ठीक है, कितनी मेमोरी कितने समय के लिए चाहिए, ये सब किसके द्वारा मैनेज होता है, किसके द्वारा, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। यानी कितने समय के लिए कितनी मेमोरी चाहिए और कितनी देर बाद वो है उसको फ्री कर देगा, वो किसके द्वारा होगा, मेमोरी मैनेजमेंट के। देखिए कोई भी हम स्टडी कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो थोड़ा इमेजिन कीजिए भाई आपने कई प्रोग्राम्स रन कराए, लेकिन कितने समय में कितने समय के लिए कितनी मेमोरी वहाँ रैम से या मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी है वहाँ से कितनी मेमोरी आपके लिए एलोकेट होगी और फिर डी एलोकेट होगी, यानी उसके बाद कितनी यानी फ्री कर दी जाएगी। वह सब किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मेमोरी मैनेजमेंट के तहत, ठीक है। दूसरा देखें प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है बेटा, मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है बेटा कि कई प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं आपके सिस्टम से, अब कई प्रोग्राम रन हो रहे हैं, अब प्रोसीजर यानी किसी प्रोग्राम के या प्रोसेस करने के लिए कब प्रोसीजर की आवश्यकता है, यानी कोई सी प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए कब
प्रोसीजर की आवश्यकता है, यानी कब उसको एलोकेट किया जाएगा और कब उसको आइडियल कंडीशन में किया जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो यह सब किसके द्वारा डिपेंड करता है बेटा? प्रोसीजर मैनेजमेंट के द्वारा। जिस प्रकार से मेमोरी एलोकेट करता है उसी प्रकार से प्रोसीजर के लिए भी क्या होता है बेटा? कई प्रोग्राम रन होते हैं, लेकिन एक शेड्यूलिंग बना ली जाती है कि इस प्रोग्राम को इस प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूट पहले करना है और उसके बाद जैसे ही वो फ्री होगा नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह सब किसके द्वारा डिपेंड करेगा बेटा? प्रोसेसर मैनेजमेंट के द्वारा। किसके? प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है। अब फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फाइल मैनेजमेंट। अब भाई फाइल तो आप जानते हो क्या होता है? स्टोर करती है किसको? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। अब फाइल को कैसे मैनेज करोगे भाई? आपने देखा कई बार क्लिक करते हो तो आपसे पूछता है कि सेव एज, यानी कि जब क्लिक सेव करनी होती है तो बताता है कि कैसे सेव करनी है और कहाँ पर सेव करनी है। बताता इन्फॉर्मेशन कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे सेव करनी है और कहाँ पर सेव करनी है। यह किसके द्वारा बताते हैं? फाइल मैनेजमेंट किसके द्वारा होगा बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही बताया जाता है। ठीक है। अब डायरेक्टरी क्रिएट करना है या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है या कभी फाइल को डिलीट करना है, यह सब किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? फाइल मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है। अब मैनेज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हार्डवेयर रिसोर्सेज देख लो, हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है। हार्डवेयर में रिसोर्सेज को देख लो, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब किसके द्वारा मैनेज होता है? किसके द्वारा होता है? आपके प्रोसीजर के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कब इनका यूज करना है और किस प्रकार से इसको क्या करना है। इसको बोल सकते हैं डिवाइस मैनेजमेंट या कह सकते हैं कॉमन सर्विसेज भी बोल सकते हैं। डिवाइस में ये सबसे अच्छा डिवाइस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज या कह सकते हैं डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि जो भी उसके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो सब इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? आपका और कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्ट्रक्ट करेगा। क्योंकि आपने देखा कभी प्रिंट कमांड करते हो, ठीक है, अब प्रिंटर इंस्टॉल तो है आपका, अब प्रिंट करते हो उसके बाद सिलेक्ट करते हो ना, कैसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपको कमांड देनी, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? डिवाइस मैनेजमेंट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट कई सर्विसेज है मेन चीज। अब देखिए सिक्योरिटी, आपने देखा सिक्योरिटी कैसे करते हैं? आप अपने सिस्टम में पासवर्ड भी यूज करते हो, पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड यूज करते हो तो सिक्योरिटी दे दी। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड। दूसरा यानी कि वायरस से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। कैसे कराता है? आपके पास इंस्ट्रक्ट होते हैं कि आप स्कैनिंग कर लेते हो, क्या करते हो? सिस्टम को स्कैन करते हो एंटीवायरस के थ्रू, या आप देखोगे आप क्लिक करोगे स्कैनिंग पे ले लेगा, आप स्कैनिंग मोड पे चला जाएगा, उसके बाद पूरी आपकी फाइलें को स्कैनिंग करेगा। वो किसके द्वारा होता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपके मेन जो फाइल मैनेजमेंट था सबको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट था उसको मेरे के द्वारा कवर करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब देखिए पूरा मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बता दिया कि पूरा सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होगा? आपका सिस्टम कैसा होगा? बेकार होगा, वेस्टेज होगा। क्योंकि आप देखते हो ना कि जब तक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तब तक कैसा होगा? होता डिब्बा सा रखा रहता है आपका, यार कहते नहीं विंडो करप्ट हो गई उसकी, कहते नहीं कहते भाई? आपने देखा, आप क्या करते हो जब सिस्टम विंडो करप्ट हो जाती है, यूज कर पाते हो? नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखते हैं ना, विंडो मिलेनियम, विंडोज 10, विंडो प्रोफेशनल, ये सब क्या है बेटा? एंड्रॉयड, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होगा? आपके सिस्टम कैसा है? डिब्बा। कैसा है? डिब्बा। ठीक है,
तो ये तो आपके फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि क्या क्या मेन कार्य होते हैं सभी को देखा, ठीक है, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखें, पहला बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। देखो कंसेप्ट समझ लो, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है बेटा, सिंपल सा है। इसमें कोई यूजर जो होगा डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा, वो कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से अपनी जॉब को, जो भी जॉब है उनको प्रोवाइड करा देगा, सबमिट कर देगा। देखो कैसे करेगा, समझ लो। माना ए यूजर है, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, यूजर डी, ठीक है। अब इसकी जॉब अपनी बन है, जॉब माना ये सी में काम करना चाहता है, सी लैंग्वेज में, और सी भी सी लैंग्वेज में काम करना चाहता है, बी आपका सी प्लस प्लस में कार्य करना चाहता है, और डी भी आपका सी प्लस प्लस में काम करना चाहता है, ठीक है। अब ये बीच में कंप्यूटर ऑपरेटर है, इन्होंने अपनी जॉब को कंप्यूटर ऑपरेटर के पास सबमिट कर दी, ठीक है बेटा, कर देना सबमिट। और कंप्यूटर ऑपरेटर आपका डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगा बेटा, अभी बताएंगे अभी हम, ठीक है। ये आपका सीपीयू है, ठीक है। अब देखिए, देखो अब इनकी अपनी अपनी जॉब है, ठीक है। इन्होंने अपनी जॉब्स को इनके कंप्यूटर ऑपरेटर के पास सबमिट कर दी। अब कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, जो एक जैसी जॉब है, ठीक है, यानी एक जैसी जॉब है, उनका एक बंच बना लेगा, बैच बना लेगा। क्या कर रहा है, बैच बना लेगा। माना एक बैच इस तरीके से इन्होंने बना लिया, और जॉब में क्या किया इन्होंने, यूजर वन का, वो यूजर ए और सी में कार्य करना चाहता है, तो एक सी के लिए और दूसरा बैच बना लिया सी प्लस प्लस के लिए, सी प्लस प्लस के लिए। तो ये हो गया बैच वन, और जी हो गया बैच टू, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब इनको सीपीयू के माध्यम से, सीपीयू से के द्वारा रन कराया जाता है। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा रन कराया जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब ये आपका क्या आ गया, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। अब समझो लिखना कैसे, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंतर्गत नंबर ऑफ द यूजर्स होते हैं, वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट नहीं होते बेटा, सीपीयू से कनेक्ट नहीं होते, वो अपनी अपनी जॉब्स को किसके, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास सबमिट कर देते हैं, और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर आपकी जॉब्स के जो सिमिलर जॉब है उनके अकॉर्डिंग एक बैच बनाता है, और फिर उस बैच को सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट या रन कराया जाता है। समझ में आ गया, बैच प्रोसेसिंग जॉब, अर्थात छोटी छोटी जॉब, सिमिलर जॉब्स के लिए बैच बनाया जाएगा और फिर वह सीपीयू के द्वारा रन कराया जाएगा। बस सिंपल से कंसेप्ट, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स आ रही बेटा, देखिए यूजर डायरेक्टली आपके सीपीयू से कनेक्ट नहीं है। पहला, यूजर आपका डायरेक्टली आपका उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा आप, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा। दूसरी बात, बैच बना दिए, अब प्राथमिकता में समस्या आ रही है, भाई बैच वन पहले प्रोसेस होगा कि बैच टू पहले प्रोसेस होगा, ये पता नहीं चल पा रहा। तो ये थोड़ा, हर किसी के कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, तो इसका यही छोटा सा ड्रॉबैक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग, ठीक है। अब सपोज
ठीक है, माना ये सीपीयू रखा है, वही सिस्टम रखा है आपका। सिस्टम में कई प्रोग्राम्स, माना टास्क प्रोग्राम्स 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, टास्क प्रोग्राम 2 हो रहा है, 2 होता है, प्रोग्राम 3 हो रहा है, या टास्क ही बोल सकते, टास्क ही बोल सकते, इसको प्रोग्राम भी बोल दीजिए, टास्क ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टास्क लेके चलो बेटा, टाइम शेयरिंग है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, ठीक है। अब जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करेगा, आपको टाइम डिवाइड कर देगा। कैसे करेगा? टाइम सभी के लिए सिमिलर, माना उसने 10 सेकंड दिया तो 10 सेकंड सभी के लिए समान एलोकेट करेगा, है नहीं, सभी के लिए 10 सेकंड देगा। माना नंबर ऑफ टास्क हैं तो वह सभी के लिए जो टाइमिंग होगा, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो या छोटा टास्क हो, सभी के लिए सिमिलर टाइम देगा, ठीक है। और सिमिलर टाइम देने के बाद, सिमिलर टाइम दिया उसने, ठीक है, सिमिलर टाइम दिया। अब छोटा प्रोग्राम जल्दी थोड़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सपोज दे माना ये छोटा प्रोग्राम है और ये 4 सेकंड में ही एग्जीक्यूट हो गया अपना, ठीक है। अब इसके 6 सेकंड बचे, 6 सेकंड बचे, और तो इसके 6 सेकंड इन जो 3 प्रोग्राम हैं इसके लिए इनमें डिवाइड हो जाएगा। जो 6 सेकंड है तो यस इन तीनों के मध्य में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें कितना, 2 इसमें चले जाएंगे, 2 इसमें चले जाएंगे, 2 इसमें सेकंड चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो टास्क है अथवा प्रोग्राम है उसकी एक क्यू बन जाती है। क्या बन जाती? क्यू बना लेते हैं। क्यू जानते हो ना कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा। तो इस प्रकार से यह एक क्यू बन जाती है, और क्यू के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम्स अथवा टास्क रन होने लगता है, रन होता है, ठीक है। अब रन होगा, रन हो गया तो इसमें बेनिफिट क्या बेटा है कि सिस्टम कभी भी एक आइडियल कंडीशन में अर्थात रेस्ट स्टेट में नहीं रह पाता है, नहीं रहेगा। क्योंकि भाई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, तुरंत दूसरा एग्जीक्यूट हो गया, फिर तीसरा हो गया, तो इस तरीके से क्यू बनी होती है, और आपका सीपीयू कभी एक आइडियल स्टेट में नहीं रह पाता है और प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। टाइम के टाइम मैनेज होता है और स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है। चलिए, ये आपका टाइम शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रियल टाइम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा, जस्ट मैं पानी पी लूँ एक। रियल टाइम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है बेटा कि आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है, बहुत क्विकली होता है। तो इसमें सबसे ये बिल्कुल समस्या नहीं आती, रिस्पॉन्स टाइम वेरी फास्ट होगा। और जैसे आपने देखा मिसाइल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम में क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्स टाइम आपको बहुत जल्दी होता है, यानी कोई डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपने देखा ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल देख लीजिए, तो आपने ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी देख लीजिए, यहाँ भी आपका क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है। या मिसाइल यानी कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, यानी बहुत जल्दी फास्ट काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, रियल टाइम हो गया आपका। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब एक मिनट, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा कि आप यानी कि सिस्टम एक नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए। एक जे सिस्टम 1 हो गया, सिस्टम 2 हो गया, सिस्टम 3 हो गया, सिस्टम 4 हो गया। समझ में आ गया? यानी कि जे एक सिस्टम है, 2, 3, 4। तो जब नेटवर्क के माध्यम से
जुड़े हुए हैं, तो यहाँ इसके रिसोर्सेज को इसके द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है, इसके रिसोर्सेज को इसके द्वारा भी किया जा सकता है, और इसके रिसोर्सेज जो भी हैं हार्डवेयर वह इसके द्वारा एक्सेस कराए जा सकते हैं। जब एक दूसरे रिसोर्सेज एक दूसरे के द्वारा एक्सेस कराए जा सकते हैं तो क्या होगा आपका, क्या होगा बेटा, एक तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आप सपोज प्रिंटर यहाँ पर एक्सेस है और तो आप यहाँ इसके थ्रू एक्सेस करा सकते हो प्रिंटर को, ठीक है, करा सकते हो ना, बताइए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है बेटा कि आप यानी कि जो रिसोर्सेस हैं उसका यूज कर सकते हो, यानी कि अपने दूसरे रिसोर्सेस के भी हार्डवेयर को यूज कर सकते हो। तो सबसे बेनिफिट यह है कि इससे कॉस्ट कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है बेटा, कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। और एक और बेनिफिट कि आपको कोई भी जॉब्स करनी है, यानी कोई वर्क कर रहे हैं तो उस जॉब्स को नंबर ऑफ द प्रोसीजर, भाई ये सिस्टम 1 है तो सिस्टम 1 में भी प्रोसीजर है, सिस्टम 2 में भी प्रोसीजर, 3 में भी है और 4 में भी है। तो इस यानी कि कोई भी जॉब वर्क को सभी के मन में डिवाइड कर देते हैं, किसमें, जॉब को। तो भाई जब सब यानी कोई भी जॉब वर्क है छोटे छोटे पार्ट्स में जॉब को डिवाइड कर दिया तो आपकी जो जॉब है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपका जो प्रोसेस है वर्किंग है कंप्लीट जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो यह फायदा हुआ, यानी कॉस्ट भी कम हो गई और आपकी जॉब जो फिनिश होनी है जल्दी एग्जीक्यूट होनी है वो भी जल्दी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो गया बेटा, यानी कि कोई भी सिस्टम है उस पर एक साथ कई प्रोग्राम रन कर सकते हो, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में भी क्या हो गया कि एक साथ नंबर ऑफ द टास्क एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब आ गई मल्टी प्रोसीजिंग। क्या हो गया, मल्टी प्रोसीजर या कह सकते मल्टी यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा कि एक ही टाइम में नंबर ऑफ द यूजर्स प्रोसीजर पर वर्क कर सके, ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सके, देन इट इज नॉन एज द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी एक ही समय में नंबर ऑफ द यूजर्स क्या करते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी यूजर। अब नेक्स्ट है मल्टी प्रोसीजिंग। क्या बेटा, मल्टी प्रोसीजिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम देखो बेसिकली आपने देखा होगा कि एक सिस्टम से एक ही प्रोसीजर अटैच होता है, लेकिन मल्टी प्रोसीजर में क्या होता है, एक सिस्टम से नंबर ऑफ द प्रोसीजर अटैच कर दिए जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोसीजिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि एक सिस्टम के साथ एक ही प्रोसीजर अटैच किया जाता है, लेकिन ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कंसेप्ट को समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कि फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने देखा, और इसके बाद देखा कि टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में आपके कोर्स में नहीं था, मैं चाहता और भी डिटेल में आपको बता सकता था, क्योंकि पहला लेक्चर्स में मैंने देखा आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा लंबा टॉपिक्स नहीं था आपका, ठीक है। और अब आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी देखेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, ठीक है। चलिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।